यह कहानी साल 1905 में आयरलैंड के कॉर्क शहर से शुरू होती है। यहाँ हमें मिलता है पर्स फॉसेट, जो एक ब्रिटिश सैनिक है। कहानी की शुरुआत होती है एक शिकार प्रतियोगिता से, जहाँ कई सैनिक हिस्सा ले रहे होते। पर्स अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से यह मुकाबला जीत जाता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उसी रात पर्स अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ उसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। वहाँ कई बड़े अफसर और सैनिक मौजूद होते, मगर भले ही पर्स बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी उसके पास कोई मिलिट्री मेडल नहीं है। लोग आपस में कहते हैं, ये अच्छा सिपाही तो है, मगर इसके परिवार की बदनामी इसकी तरक्की रोक रही है। असल में उसके पिता शराब और जुए के शौकीन थे, जिसकी वजह से लोग पूरे परिवार को नीचा समझते हैं। पर्स यह सब सुनकर अंदर ही अंदर ठान लेता है कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। शायद यही वह पल था जब उसकी आने वाली यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई बन गई। दूसरी तरफ साल 1906 में पर्सी को लंदन बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है सर जॉर्ज गोल्डी से। वो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के बड़े अफसर होते हैं। वहां पर्सी को एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है। उसे बोलीविया के जंगलों का नक्शा तैयार करना होगा। उन्हें बताते हैं कि अमेजन का बड़ा हिस्सा अब तक अनजान है और किसी ने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक यात्रा, जो पर्सी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमें पता चलता है कि वो जमीन जहां पर्सी जाने वाला है, रबर के पेड़ों से भरी हुई है। ये पेड़ उस समय बहुत बड़ी कमाई का जरिया थे, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। बोलीविया और ब्राजील के बीच बॉर्डर को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों देश चाहते थे कि ब्रिटेन बीच में आकर फैसला करे, वरना यह मामला युद्ध तक पहुंच सकता था। दूसरी तरफ सर जॉर्ज गोल्डी पर्सी को यह खतरनाक जॉब ऑफर करते हैं। उसे इन अनजान इलाकों का नक्शा तैयार करना होगा। पहले तो पर्सी एक ज्यादा नामी मिशन मांगता है, ताकि जल्दी से बड़ा नाम कमा सके। यहाँ साफ दिखता है कि पर्सी के अंदर शोहरत और अपनी पहचान बनाने की भूख कितनी गहरी है। लेकिन सर जॉर्ज समझाते हैं कि यह कोई आम मिशन नहीं है। ये जगह बेहद खतरनाक है। वहां का मौसम बहुत कठोर है, जानलेवा बीमारियां हैं और ऐसी जनजातियां हैं जो शायद दोस्ताना न हो। अगर पर्सी इस मिशन में सफल हो गया तो उसे बहुत इज्जत मिलेगी। दूसरी तरफ जब पर्सी घर लौटता है तो वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पूरी तरह उसका साथ देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सफर उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। पर्सी उससे कहता है, जब मैं लौटूंगा तो शायद तुम मुझे पहचान न पाओ, लेकिन मुझे जाना होगा। उसकी पत्नी जवाब देती है, हाँ मुझे पता है। अप्रैल 1906 में पर्सी अमेजन की तरफ अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। सफर के दौरान जहाज पर उसकी मुलाकात होती है हेनरी कॉस्टन से, जो इस मिशन में उसका साथी बनने वाला है। शुरुआत में पर्सी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ते से वो साथ सफर कर रहे हैं, लेकिन बात तक नहीं हुई। हेनरी उसे बताता है कि वो चुपचाप पर्सी को ऑब्जर्व कर रहा था, ये समझने के लिए कि क्या पर्सी वाकई इस कठिन मिशन के लिए तैयार है। पर्सी उसे साफ कहता है कि ये मिशन उसके लिए सिर्फ काम नहीं है, ये उसके नाम और भविष्य की लड़ाई है। पर्सी अब खुलकर मानता है कि ये मिशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल भी है। वो साफ कहता है, मेरी इज्जत पूरी तरह इस मिशन की सफलता पर टिकी है। दूसरी तरफ उन्हें नए ऑर्डर मिलते हैं कि उन्हें वेयर नदी का नक्शा बनाना होगा, जो उस इलाके में है जहां बोलीविया और ब्राजील की बॉर्डर को लेकर लड़ाई चल रही है। ये नदी घने जंगलों से होकर गुजरती है और उनका काम शुरू होगा एक जगह से जिसका नाम है फेंडा जैकबीना, जो एक रबर प्लांटेशन के पास है। जुलाई 1906 तक पर्सी और उसकी टीम पूर्वी बोलीविया पहुंच जाती है। ये ऐसी जगह थी जिसका नक्शा पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था। वहां वो जाते हैं फेंडर जैकबीना ओपेरा हाउस, जहां उनकी मुलाकात होती है एक यंग सोल्जर मैनली से। मैनली उन्हें बॉर्डर कमीशन का मैसेज देता है, मिशन रोक दो, क्योंकि ये इलाका अब बेहद खतरनाक है। लेकिन पर्सी ये सुनकर भी नहीं रुकता। वो मैनली से कहता है कि जवाब भेज दो, हम ये मिशन जारी रखेंगे। साथ ही वो मैनली से कहता है कि स्थानीय गाइड्स का इंतजाम करो। यही से कहानी में एक बड़ा संकेत मिलता है, पर्सी की उन लोगों पर निर्भरता जिन्हें वो पहले कम आंकता था, खासकर स्थानीय जनजातियों और उनकी जानकारी पर। दूसरी तरफ मैनली बताता है कि गाइड सिर्फ एक तरीके से मिलेगा, एक इंडियन गुलाम खरीदकर, जो एक शख्स के पास है जिसका नाम है बैरोन। बैरोन उस प्लांटेशन का मालिक होता है। जब पर्सी वहां पहुंचता है तो बैरोन के आदमी उन्हें चेतावनी देते हैं, कोई भी वहां जंगल में गया है तो कभी लौट कर नहीं आया। अगले दिन पर्सी और उसकी टीम अपनी खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। उनके पास बड़े बड़े राफ्ट्स और घोड़े होते हैं। सफर के दौरान उनकी नजर एक जर्मन बोट पर पड़ती है, लेकिन वो बात भी नहीं कर पाते कि तभी उन पर
स्थानीय योद्धाओं का हमला हो जाता है। अचानक तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और पर्सी का एक आदमी तीर लगने से नदी में गिर जाता है। पर्सी और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदते हैं, लेकिन नदी में भरे होते हैं खूंखार पिरान्हा मछलियां। मौत से बचते बचाते वो एक जाल में फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इतने खतरों के बावजूद वो सफर जारी रखते हैं। रास्ते में एक सुरक्षित जगह पर रुककर आराम करते हैं, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। मैनली को बुखार चढ़ जाता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है, जबकि एक और साथी का हाथ बुरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है। पर्सी गाइड से पूछता है कि मंजिल कितनी दूर है, तो गाइड कहता है कि अभी कई हफ्ते और लगेंगे। गाइड उन्हें डराने वाली कहानियां भी सुनाता है। इस जगह पर सोना और रबर है और जंगल के अंदर कहीं एक पुराना शहर है जो इंग्लैंड से भी पुराना माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ जनजातियों की कहानियों में है। पर्सी इस पर यकीन नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने इन बातों पर भरोसा किया तो वो भी पिछले एक्सप्लोरर्स की तरह मजाक का पात्र बन जाएगा। दूसरी तरफ उसी रात पर्सी हेनरी कॉस्टन से कहता है कि उसकी पत्नी का पत्र जोर से पढ़कर सुनाए, क्योंकि उसे खुद पढ़ने की हिम्मत नहीं है। पत्र में लिखा होता है कि उसकी पत्नी और बच्चे डेवोन शिफ्ट हो गए हैं और उसे एक बेटा हुआ है जिसका नाम ब्रायन रखा है। ये पढ़कर पर्सी के दिल में गिल्ट भर जाता है कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। वो उस खत को जलाकर राख कर देता है। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन अब उनकी खाना पीना खत्म हो चुका है। भूख से तड़प कर एक साथी पागल होने लगता है। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उन्हें लगता है शायद वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। कई हफ्तों की भयानक मशक्कत के बाद पर्सी और उसकी टीम आखिरकार नदी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है। ये वो इलाका है जहां पहले कभी कोई गोरा खोजी नहीं गया था। वहां पहुंचते ही उनका गाइड भाग जाता है, लेकिन पर्सी को इस बात की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि गाइड का काम यहीं तक उन्हें छोड़ना था। दूसरी तरफ अब उन्हें जंगल के और अंदर जाना पड़ता है। रास्ते में वो एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जो उनकी वापसी यात्रा का एकमात्र खाना बनता है। इसी सफर के दौरान पर्सी को जंगल में टूटी हुई मिट्टी की हांडियां मिलती हैं। ये देखकर उसके मन में शक उठता है कि शायद गाइड की कहानियां सच थीं। ये साफ हो जाता है कि ये इलाका भले ही उनके लिए अनजान हो, लेकिन यहाँ लोग पहले रह चुके हैं। यहीं से पर्सी की सोच बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक एक्सप्लोरर नहीं, बल्कि एक सच्चे खोजी और विश्वास करने वाले बन जाता है। उसे लगता है कि शायद सचमुच जंगल के भीतर कोई प्राचीन शहर मौजूद है। ये उसकी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ये सफर उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसका व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सपना बन जाता है। दूसरी तरफ नदी का नक्शा तैयार करने का काम खत्म करके पर्सी घर लौटता है। वहां उसका हीरो की तरह स्वागत किया जाता है और उसे कहा जाता है, पर्सी, तुम इंग्लैंड के सबसे बहादुर खोजी हो। इसके बाद पर्सी की मुलाकात होती है जेम्स मरे से, एक मशहूर बायोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर। मरे ने पर्सी के गुलामी के खिलाफ लिखे लेख पढ़े थे। पर्सी उसे बताता है कि अमेजन की जनजातियों का सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए। मरे तब एक सुझाव देता है, क्यों ना हम सिर्फ बॉर्डर मैपिंग छोड़कर उस खोए हुए शहर को खोजने निकलें। यह सुझाव कहानी को एक नई दिशा देता है, और विडंबना यह है कि यही मरे बाद में पर्सी के लिए सबसे बड़ा बोझ साबित होगा। लेकिन इसी ने उसके भीतर फिर से सिटी ऑफ जेड को खोजने का जुनून जगा दिया। पर्सी और मरे तय करते हैं कि इस नए मिशन का असली मकसद सीक्रेट रखा जाएगा, ताकि स्थानीय जनजातियों की सुरक्षा बनी रहे। दूसरी तरफ फरवरी 1911 में पर्सी अपना रिपोर्ट पेश करता है। वो सबको बताता है कि अमेजन सिर्फ एक घना जंगल नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक खोई हुई सभ्यता छुपी है, और हो सकता है कि वही आज की जनजातियों के पूर्वज हों। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पर्सी पुराने झूठे किस्सों के पीछे भाग रहा है, जिन्होंने पहले भी कई खोजियों की जान ली थी। लेकिन पर्सी अड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर ये शहर सच में मिला तो ये मानव इतिहास बदल देगा। अपनी बात साबित करने के लिए वो सबको मिट्टी के बर्तन के टुकड़े दिखाता है और एक पुराना दस्तावेज दिखाता है जो उसकी पत्नी को ट्रिनिटी कॉलेज में मिला था। ये 1753 का एक पुर्तगाली सैनिक का लिखा हुआ कागज था, जिसमें एक रहस्यमयी शहर का जिक्र था। इसी के आधार पर पर्सी ने इस जगह का नाम रखा द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते हैं, उसे पागल समझते हैं। तभी जेम्स मरे उसे चुनौती देता है, अगर सच में इतना यकीन है तो फिर वापस जाओ और ये शहर ढूंढ कर दिखाओ। पर्सी ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। हम जाएंगे और ये साबित करेंगे। दूसरी तरफ ये फैसला उसकी पत्नी को परेशान कर देता है। वो पर्सी से कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि उसने नेविगेशन और इलाके की हिस्ट्री सीख ली है। लेकिन पर्सी मना कर देता है। वो कहता है कि ये जगह औरतों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है
और उन्हें अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है। मई 1912 में पर्सी एक नई खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। इस बार उसके साथ है हेनरी कॉस्टिन, मैनली, जेम्स मरे और उनकी टीम के बाकी लोग। जंगल की गहराई में आगे बढ़ते हुए जेम्स मरे थकने लगता है। उसे अपना बैग बहुत भारी लगने लगता है, इसीलिए वो गुस्से में अनावश्यक चीजें रास्ते में फेंकने लगता है। दूसरी तरफ अचानक उन पर एक स्थानीय जनजाति हमला कर देती है। पर्सी के लिए यह पहला मौका है जब वो ऐसे खतरे का सामना कर रहा है। वो तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है, लड़ना मत। हमलावरों को शांत करने के लिए पर्सी सोल्जर्स ऑफ द क्वीन गाना गाने लगता है और मैनली अपने वाद्य यंत्र पर धुन बजाने लगता है। धीरे धीरे जनजाति का गुस्सा ठंडा हो जाता है। पर्सी सावधानी से उनके पास जाता है और समझाता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जनजाति का मुखिया उनकी बात मान लेता है और उन्हें मेहमान की तरह रुकने की इजाजत देता है। लेकिन मरे को जब पता चलता है कि ये जनजाति मानव भक्षी के रूप में जानी जाती है, तो वो डर कर ग्रुप छोड़ देता है, जबकि पर्सी और उसकी टीम वहीं रुकते हैं और जनजाति से बहुत कुछ सीखते हैं। पर्सी मुखिया से खोए हुए शहर के बारे में पूछता है। मुखिया बताता है कि उसने सिर्फ कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये सच है या नहीं, ये नहीं कह सकता। वो उन्हें सलाह देता है कि वे नदी के और ऊपर जाएं, जहां शायद उन्हें और जानकारी मिल सके। जनजाति उन्हें सिखाती है कि कैसे वे बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए मछली पकड़ते हैं और खेती करते हैं। ये देखकर पर्सी को शर्म आती है। उसे एहसास होता है कि जिन्हें सभ्य लोग जंगली कहते हैं, वे असल में प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते हैं और उनके पास ऐसे हुनर हैं जिन्हें बाहरी लोग समझ भी नहीं पाते। पर्सी समझ जाता है कि ये लोग सच में जंगल को संभाल कर जी रहे हैं। दूसरी तरफ सफर आगे बढ़ता है और पर्सी की टीम जंगल में मरे को पड़ी हुई हालत में पाती है। वो बेहद कमजोर हो चुका है और उसने उनके बचे हुए सारे खाने के सामान को अकेले खा लिया है। ये देखकर पर्सी गुस्से से भर जाता है और कहता है, मेरे अपने बच्चे भी तुमसे ज्यादा भरोसेमंद होते। पर्सी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी मेहनत से बनाई गई पूरी योजना बिखरती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हालात और बिगड़ जाते हैं जब टीम नदी के तेज बहाव में राफ्ट से सफर करती है। पर्सी मरे को सख्त हिदायत देता है कि वो हिले नहीं, ताकि राफ्ट बैलेंस में रहे, लेकिन मरे लापरवाही से हिलता है और एक खाने की टोकरी पानी में गिर जाती है। इसके बाद राफ्ट एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। मैनली पानी में गिरता है और पर्सी उसे किनारे तक तैरने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मरे भी पानी में गिर जाता है, लेकिन तैरने की बजाय वो राफ्ट से चिपक जाता है, जिससे राफ्ट और ज्यादा डगमगाने लगती है। पर्सी गुस्से में चिल्लाता है, छोड़ दो इसे, बेवकूफ। किसी तरह मैनली मरे को किनारे तक खींच लाता है। अब तक की गड़बड़ी के कारण उनकी 2 खाने की टोकरियां नदी में बह चुकी हैं। पर्सी मरे पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी वजह से हालात और खराब हो रहे थे। ऊपर से मरे की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो उल्टा पर्सी को ही दोष देने लगता है। दूसरी तरफ उसकी खराब हालत के कारण उनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। लंबी चर्चा के बाद टीम ये तय करती है कि मरे को वापस भेजना ही सही होगा। पर्सी उसके लिए एक रास्ता तय करता है और उसे नदी के दक्षिण में स्थित एक खनन शिविर तक पहुंचाने का इंतजाम करता है। पर्सी मरे को खाने का सामान, उनका आखिरी घोड़ा और एक स्थानीय गाइड देता है, ताकि वो सुरक्षित पहुंच सके।